नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश के सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल पीएम पद की कुर्सी के लिए हो रहे सियासी दंगल पर। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव कल पटना में थे। नीतीश कुमार ने बुलाया था। केसीआर की पटना में कई मेल मुलाकातें हुई। वो लालू यादव से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि और आर्थिक मदद भी दी गई। लेकिन केसीआर के पटना दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे मोर्चे की हुई। केसीआर ने पटना में आह्वान किया कि देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारा जा सके। के चंद्रशेखर राव इसी बीच नीतीश कुमार की खूब तारीफें भी कर रहे थे। मीडिया ने सवाल पूछ लिया कि क्या केसीआर नीतीश कुमार की उम्मीदवारी का 2024 के लिए समर्थन करेंगे। बार बार ये सवाल पूछा गया, लेकिन एक बार भी के चंद्रशेखर राव ने नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार की दावेदारी का समर्थन करते हैं। और जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस उनके मोर्चे में शामिल होगी, तो उस पर भी के चंद्रशेखर राव ने कोई जवाब नहीं दिया। पटना में कल ये पूरी बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। मेजबान नीतीश कुमार बार बार कुर्सी से उठकर जाना चाह रहे थे और मेहमान केसीआर उन्हें हाथों से पकड़कर बार बार बैठा रहे थे। केसीआर और नीतीश कुमार की ये लखनवी तकल्लुफ की पहले आप वाली सियासत को लेकर बीजेपी चुटकी भी ले रही है और कई तरह के सवाल उठा रही है। कभी कहा जा रहा है कि केसीआर ने नीतीश कुमार के नाम का समर्थन नहीं किया, तो कभी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से रोककर नीतीश कुमार ने तेलंगाना के सीएम की बेइज्जती कर दी। इन तमाम राजनीतिक बयानों और प्रतिक्रियाओं के बीच नीतीश कुमार ने पीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश करने की राजनीति और तेज कर दी है। पटना में पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टर पर जो कुछ लिखा गया है उस पर गौर करें और उन संदेशों का मतलब समझें तो नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर साफ साफ लिखा हुआ है कि जुमला नहीं हकीकत, और एक लाइन ये भी कि प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। तो ये पोस्टर लगाकर साफ तौर पर नीतीश कुमार ने पीएम पद पर अपनी दावेदारी सबसे आगे बढ़कर पेश की है। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में नए मोर्चे के पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे? क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे उम्मीदवार नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को तैयार होंगे? क्या नए मोर्चे में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर का सवाल अरे सब छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है। नीतीश कुमार जी का नाम ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। हो गया इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे सब सवाल का है कि राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार हैं, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, सुनिए भैया नहीं प्लीज, मैंने बता दिया। मैंने उनका नाम लिया तो नहीं, आप बैठ जाइए। अब चलिए, नहीं धूप बताइए, बैठिए। अब इसके चक्कर में मत बैठिए। 2024 की वैकेंसी और पीएम की कुर्सी जो न कराए। प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे। आए थे शहीदों के नाम पर और कर रहे थे विशुद्ध सियासत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कैंडिडेट ढूंढने हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर चलकर पटना पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश को एकजुट करने के दावे कर रहे थे। नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे थे। सवाल तो बनता था, कौन होगा? आपको इतनी घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समझ आएंगे, वक्त आएंगे। अभी आप सिंपल बात है, मैंने आपका जवाब दे चुका है। मैंने आपको अभी जवाब दे चुका है
जब हमारी बैठक होगी विस्तार में हम बात करेंगे, जरूर किसी एक नेता चुनेंगे। आप घबराहट क्यों है आपको? प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अरे क्या सवाल पूछ रहे फालतू बिना, अरे सब छोड़ दीजिए पेपर। मैं एक कौन बनता हूं? मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूं? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए। के चंद्रशेखर राव महामोर्चा बनाने के दावे तो कर रहे थे, बुनियादी सवालों के जवाब लेकिन नहीं दे रहे थे। पूछा गया आपके मोर्चे में कांग्रेस रहेगी या नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा? क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी? एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूंगा, हम जो इस बात में एकजुट है, इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर के चंद्रशेखर राव जो दावा कर रहे थे, वो हवाई लग रहा था। नीतीश 2024 ज्यादा साफ देख पा रहे थे। वो सवालों से कन्नी काटना चाहते थे और केसीआर जवाब देना चाहते थे। करीब 1 घंटा हो गया, लेकिन ना तो चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया और ना ही राहुल गांधी को। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए। और यहाँ छक्के चौवा का खेल चल रहा है। केसीआर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कि नीतीश कुमार उम्मीदवार कि राहुल गांधी उम्मीदवार, वो सब तो एक बहाना है। भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत नहीं, बल्कि हिंदू मुक्त भारत बनाने की योजना केसीआर का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में निजामाबाद में केसीआर अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जीता पाए। जिन नेताओं का जनाधार घट गया, जिनको अपने राज्य में कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका बेस इरोड हो गया, ये सब लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिहार बीजेपी कह रही है कि के चंद्रशेखर राव ने नीतीश का नाम नहीं लेकर उनकी बेइज्जती कर दी। तेलंगाना बीजेपी कह रही है कि के चंद्रशेखर राव को बोलने से रोक कर नीतीश कुमार ने केसीआर की बेइज्जती कर दी। In both the states, the people are really confused whether they voted for the family or whether they voted for the development of the both states. In order to get both leaders, in order to get some kind of the political mileage, these people are diverting the attention of the people, because the failures of the people ambitions, the aspirations of the people in both the states have been left unattended. उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार से निकले भी नहीं थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने क्लियर कर दिया कि नए मोर्चे में कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तो इस पर कोई सवाल नहीं है कि कांग्रेस को छोड़कर बनेगा कि नहीं बनेगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको भी ये देखना पड़ेगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनको तो स्पेस देना पड़ेगा ना भाई। तो इसका फॉर्मूला, कोई चीज, कोई रास्ता जो है इसका निकलना चाहिए। खैर, तेलंगाना के सीएम की कोशिश कितनी कामयाब होती है ये 2024 में पता चलेगा, क्योंकि तीसरे मोर्चे के एक नहीं कई उम्मीदवार हैं। सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। दूसरी दावेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर रखी है। तीसरी दावेदारी अरविंद केजरीवाल ने की है और चौथे दावेदार के तौर पर नीतीश कुमार ने भी अपने पत्ते फेंक दिए हैं। हालांकि आशंका यह भी है कि चंद्रशेखर राव खुद भी दिल्ली की गद्दी का सपना संजोए हुए हैं, क्योंकि खबर आई थी कि केसीआर की जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है, उसे वो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी बनाने वाले हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो पहले आप के चक्कर में ये तय ही नहीं किया जा रहा है कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा।
इस मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कार्तिक सिंह की जमानत रद्द हो गई है। अग्रिम जमानत की अर्जी कार्तिक सिंह, आपको बता दें, जो अब तक मंत्री थे, नीतीश कुमार की सरकार में विधि मंत्री बनाए गए। कार्तिक कुमार ने एक तरफ कैबिनेट से इस्तीफा दिया, बुधवार की सुबह ही उनका विभाग बदला गया, विधि विभाग बदलकर गन्ना उद्योग की जिम्मेदारी दी गई। और अब जिस मामले में वो लिप्त हैं, विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उन कार्तिक सिंह की जमानत अर्जी रद्द हो गई है और बीजेपी इस मुद्दे पर जमकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले में कार्तिक सिंह का आगे क्या होगा? क्या वो जेल जाएंगे या फिर अब किस तरह से अपने पत्ते को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस पर रहेगी नजर। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हुए, थर्ड फ्रंट बिना कांग्रेस के या कांग्रेस के साथ या फिर नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? क्योंकि जिस तरह की उठक बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं आरजेडी की ओर से प्रवक्ता नवल किशोर जी भी। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी मुक्त भारत के लिए जिसका दावा किया गया है नीतीश कुमार और केसीआर की ओर से, उठक बैठक पटना में शुरू हो गई है, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की अब। देखिए चित्रा जी, अभी अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज बताई कि इनके एक मंत्री की जमानत रद्द हो गई, मतलब ये क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां सुशासन बाबू की छवि थी, कहां हमारे साथ थे तो क्या थे और आज क्या हो गए, इसके ऊपर मैं एक बताना चाहता हूं जो ये बताता है कि वस्तुस्थिति क्या होने वाली है। आपको मैं इसमें एक संस्कृत का श्लोक है कि महाजनस्य संसर्गः कस्य नान्नोति कारकः पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ता फलश्रियम्। मतलब अच्छे लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है? कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी दिखती है और उसकी वास्तविक स्थिति तब पता चलती जब वो कमल के पत्ते से गिर जाती है। आज वह स्थिति तो बिहार के अंदर है। अरे अभी कहां बात कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर की बात तो छोड़िए, अपने यहां पे आप मंत्री को हटाने की हैसियत नहीं कर पाए क्योंकि भतीजा साथ में है। चित्रा जी, अरे भतीजा बड़ी बड़ी समस्या पैदा करता है। एक तरफ बिहार के देखे उत्तर प्रदेश, वहां एक भतीजे ने क्या हालत की चाचा की, लेकिन ये तस्वीरें उधर देखिए बिहार बढ़ा के रही दूसरी होंगी तरफ ना बंगाल, सुधांशु जी, एक भतीजे ने बुआ की क्या हालत कर रखी है। पहले आप लोग कहते थे कि मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, अब तो मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, 24 को लेकर सियासत भी हो रही है। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। एक भतीजे की गति आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं, तो भतीजों का जो अनुभव है राजनीति में वो सकारात्मक नहीं रहा है। इसलिए जो कुछ आप कवायद देख रहे हैं ना, ये केवल दावेदारी की कवायद है, ये केवल दावेदारी की मगजमारी है, यानी ये हैसियत बनाने का प्रयास है। सरकार बनाने का तो कोई दूर दूर तक आभासी नहीं है। सिर्फ ये विपक्ष के दलों में नेताओं के बीच में यह है कि कौन अपनी हैसियत बना ले। अब के चंद्रशेखर राव जी ने यदि नहीं बोला जी, तो मैं उनको एक मानता हूं, एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, वो बोलने की हैसियत नहीं रखते थे। आप खुद सोचिए, के चंद्रशेखर राव जी बोल देंगे, आज वो आए हैं यहां बिहार में, उनके नाम पे कितना वोट बिहार में मिलेगा? या नीतीश कुमार जी तेलंगाना में चले जाएंगे, क्या वोट मिलेगा? तो अभी अगर ममता जी नाराज हो गई तो के चंद्रशेखर राव जी का कोई दबाव है क्या? अगर शरद पवार जी नाराज हो गए तो कोई दबाव है क्या? अभी बगल में एक युवा नेता भी बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, भले ही अपनी सीट हार गया तो वो भी सोच सकता है, तो उस पर कोई दबाव है क्या? तो देखिए, शीट एंकर का काम तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती थी, मगर अफसोस कि उनका खुद ही जो नेतृत्व है वो ऐसा है जिनको उनकी पार्टी में कोई मानने को नहीं तैयार, बाकियों को तो बात छोड़िए। इसलिए एक पंक्ति में कहता हूं, ये सिर्फ हैसियत बनाने की कवायद है, सरकार बनाने की कोई कवायद। चरण सिंह सापरा जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, मतलब इतनी उठक बैठक ही करवाएंगे तो तय कैसे कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? अब पोस्टर लगा देने से तो बात नहीं बनेगी ना। केसीआर ने एक बार भी नहीं कहा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। चित्रा जी, आपने राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देखा है। एक प्लेटफॉर्म पे लोगों ने आकर के बोला कि भाजपा मुक्त भारत की जरूरत है और इस बात को दोहराई गई, और वो भी आंकड़ों के साथ, कारणों के साथ, कि पूरे देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है,
केवल प्रचार प्रसार है। धरती पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोगों में रोष है। इसके साथ ही जो भाजपा की आज की स्थिति है, भाजपा केवल हमें लगता है आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर कहीं भी मेजोरिटी में नहीं है। अब कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो जो कर लें, तो ये महसूस किया गया कि जनता में जो रोष है उसके लिए हम गैर भाजपा मुक्त फ्रंट बनाने की जरूरत है। अरे तो जब इतने मेहमान को दूर से बुलाए थे तो नाम सामने रखवा दिए होते। कितना टाइम है 2024 के इलेक्शन में? डर था क्या किसी बात को लेकर कि नीतीश कुमार बार बार उनको उठा रहे हैं कि कुर्सी से उठ जाइए, अब चलिए यहां से, कुर्सी से उठ जाइए। केसीआर को हाथ पकड़कर बैठाना पड़ा कि बैठिए बैठिए बोलने दीजिए। पता नहीं चित्रा जी उसको चीज को इतना अहमियत क्यों दिया जा रहा है। दो व्यक्ति बगल में बैठे हैं, एक बोल रहा है, दूसरे को बिठा रहा है, भाई की तरह बिठा रहा है। उसमें हमें लगता है कि कुछ इफ बट अगर पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं तो पत्रकारिता के स्तर को दर्शाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो एक बड़ा ही मामूली सा सीन था। लोगों की बातों में जाइए, लोगों के बातों में निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी ने माननीय नीतीश कुमार जी के पीएम पद के सूटेबिलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हुआ किया। कहा कि हम सब मिल बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो चीजें प्री मैच्योर हैं। आप इस बात को समझे, सारी चीजें एक दिन में स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि जनता में भाजपा के प्रति रोष है और भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना की गई और साकार होने जा रही है। इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। केसीआर की ओर से यह भी कहा गया कि हर सेक्टर में विनाश हो रहा है और एक बेहतर विकल्प की जरूरत है और हम मजबूती से मिलकर आगे बढ़ेंगे भाजपा मुक्त भारत के लिए। और जो बातें अभी कही गई हैं सुनील सिंह जी की ओर से, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर हम गंभीरता से देखें तो भारत की राजनीति में एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन आ रहा है। अभी आपके ही चैनल पे सुशील मोदी जी की बाइट दिखाई जा रही थी। ये भाई केसीआर जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जितवा पाए, और यह विषय सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। इस बिहार में आप देखिए, लालू यादव जी के परिवार के सभी सदस्य चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी और उनके परिवार के लोग हार गए। जयंत चौधरी जी और उनके बेटे उनके पिताजी वो चुनाव हार गए थे। हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए थे। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती। आप आंध्र प्रदेश में जाइए तो जो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे, कर्नाटक में जाइए तो देवगौड़ा जी के बेटे। अरे भाई, आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है ये 21वीं सदी का युवा भारत है, या ये विरासत में मिली हुई दावेदारी को मानने को तैयार नहीं है, किसी को वली अहद सल्तनत मानने को तैयार नहीं कि हम यहां पैदा हुए तो अब बस हम ही राज करेंगे। यह विचार बदल रहा है, बदलता हुआ विचार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आप चुनाव का इंतजार करिए, क्योंकि देश की जनता बदलते हुए विचार को देख रही है। जो लोग अपने अपने पारिवारिक गढ़ यानी खानदानी जागीर नहीं बचा पाए, वो आज देश बदलने की बात करते हैं, तो हास्यास्पद। चलिए अब सीधे चरण सिंह सापरा जी आपके पास आते हुए, देखिए कुर्सी ऐसी है पीएम की जो कहीं भी ना जाए, जो सही भी ना जाए। यकीनन ये तस्वीरें आप लोगों को छुप भी रही होंगी और ये भी लग रहा होगा कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे आ जाएं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। कांग्रेस का तो नाम लेवा भी वहां पर बार बार पत्रकारों ने सवाल पूछा। मैं शब्दशाह पढ़ देती हूं। पत्रकार ने सवाल पूछा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, राहुल गांधी दावेदार रहेंगे क्या? उसके बाद केसीआर की ओर से आंसर जो आया है, देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया है, आप होशियार हैं और मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है ये नेता। चरण सिंह सापरा जी, क्या रहेगी भूमिका कांग्रेस पार्टी की? देखिए लोकतंत्र के अंदर हर नेता को यह अधिकार है और हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो आगे बढ़कर के प्रतिनिधित्व करे। अगर वो देश का कोई लीडरशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन खुली बात यह है कि 2024 का जो मामला है वो आज अगर आप केसीआर से या किसी भी और विपक्ष के नेता से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से खुल करके आपको सारी रणनीति कोई बताएगा नहीं। ये समय चलते चलते ये रणनीति बनेगी और बनती जाएगी। मुख्य रूप से देश के अंदर आज जो मुद्दे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिसमें पहले भी कहा गया महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी, C2+50 का मामला हो, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये तमाम सारे मुद्दे जो है, महिला अत्याचार, ये तमाम सारे मुद्दों को विपक्ष की पार्टियों ने गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है। आप आपको पता है कि पिछले 4-6 महीने से
अति गंभीरता दिखाएगी कांग्रेस, क्या रहेगी इस मोर्चे में शामिल? ऊपर हमारी हर वो मोर्चे का स्वरूप क्या होगा चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि वो समय से तय होगा, लेकिन कोई जो राज्य स्तर की पार्टियां अगर चाहेंगी कि वो बढ़कर के एकदम से प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएं, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल होगा। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनना है तो आपको लोकसभा के अंदर सीट भी जीतनी पड़ेगी। नीतीश दबाव बढ़ा रहे हैं क्या विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, 53 हमारे सांसद हैं। नीतीश कुमार अपनी दावेदारी जिस तरह से बात पूरी तो होने दीजिए ना, आपने ऐसे नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं सवाल ले लेती हूँ क्योंकि कांग्रेस को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं। चरण सिंह सापरा ऐसे आप सुधांशु जी को तो टोकती नहीं है, मुझे ही टोक रही हैं खाली। बोलिए सर, बोलिए। मेरी एक बात तो पूरी, मैं आपके 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इसी तरह से 10 सेकंड में टोकेंगी और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछेंगी तो बोलिए सर। राहुल गांधी की क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल देश जानना चाहता है, इस सवाल का आंसर। बिल्कुल, देश जानना नहीं चाहता, देश देख रहा है कि किस तरह से श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है। हर मुद्दे को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को रामलीला मैदान में फिर बड़ी रैली है। 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। जिस तरह से देश को विभाजनकारी नीति से चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश के तमाम सारे मुद्दे, हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो स्थानीय लोगों के और मुद्दे हमारे पास में आएंगे। तो श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता के दरबार में जा रही है, सड़कों पर जाकर के जनता की समस्या आरजेडी के शिवानंद तिवारी से सवाल पूछा जाता है करने का हम प्रयास तो फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति तो है, अभी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है खुले मन से। चरण सिंह सापरा जी, मौजूदा वक्त में 2024 के लिए मैं इसका उत्तर नहीं, देखिए मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा था कि अगर किसी को लोकसभा या देश का प्रधानमंत्री बनना है तो सांसद में सीटें जीतनी पड़ती है। कांग्रेस की 53 सीटें हैं, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की 23 सीटें, आम आदमी पार्टी जिसको आजकल मीडिया बहुत उछाल रहा है वो 0 पर है, जेडीयू की 16 सीटें, उसी तरह से बीजू जनता दल की 12 सीटें, टीआरएस की 9 सीटें, बीएसपी की 10 सीटें, एनसीपी की 5, समाजवादी की 3 या 4 सीटें हैं। तो ये तमाम सारे अगर आंकड़े देखें और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिला है। आज 10 राज्यों में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, 2 राज्यों में पूरी सरकार है, 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। जो नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार है, यही तो बड़ा सवाल है। और बड़ा दिलचस्प मीडिया को लेकर नीतीश कुमार वहां पटना में मीडिया को कह रहे हैं कि आप लोग बस एक ही तरफ माहौल बनाए रहते हैं। आप यहां पर मीडिया को कह रहे हैं, सुनील सिंह जी भी आगे जो मीडिया को सर्टिफिकेट देने लगे। आजकल नेताओं की ओर से जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ना मीडिया को लेकर, यह भी बड़ा दिलचस्प है। सुधांशु जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, और जिस तरह का माहौल है मौजूदा वक्त में, नवल किशोर जी इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तमाम दूसरे मोर्चों पर भी सरकार घिरी हुई है, लेकिन वो इस पर बात करने को तैयार नहीं होती। देखिए विपक्षी गठबंधन के संदर्भ में मैं चरण सिंह सापरा जी की बात का आंशिक रूप से समर्थन करता हूं और शिवानंद तिवारी जी की बात को खारिज करता हूं। कांग्रेस चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे उसका 2% वोट हो, अरे बिहार में वोट तो है, चाहे 2% 4%, वहां तो बहुत वोट है, तेलंगाना में वोट तो है, अगर आप देखिए केरल में वोट तो है। तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब तक उसका आधार नहीं बनेगी गठबंधन नहीं चल सकता। एनडीए और यूपीए 1, यूपीए 2 तीन ही गठबंधन सरकारें पूर्ण कार्यकाल पूरा करी क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में थी। मगर अफसोस कि आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उस दौर में है, 135 साल के इतिहास में अनेक बार कांग्रेस का नेतृत्व नायक दिखाई पड़ा जनता को। कभी नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, कभी नायक दिखाई पड़ा, कभी खलनायक दिखाई पड़ा, मगर अन्यथा न लिया जाए, जनता की नजर में एक शब्द है पप्पू पहली बार दिखाई पड़ा, यानी हास्य का पात्र पहली बार दिखा। ये इतनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा बेस है उसके नेतृत्व को कोई मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेतृत्व की हालत जानते हैं क्या है? भारत जोड़ो छोड़िए, तो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा आप अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, और इनकी हालत जानते क्या है? एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी जो बैठे यहां, एक होता शामिल बाजा,
यानी बारात में एक बाजा बज रहा था, जब हाँ, उसको बजा के देखा जाता, कहते तो बजता ही नहीं है। हाँ। कहा ये ऐसे नहीं है, ये शामिल बाजा, यानी बाकी बाजे बजते हैं तब ये बजता हुआ सुनाई पड़ता है, इसकी ठीक अपनी है। कोई आवाज नहीं है। ठीक तो है। आज कांग्रेस की स्थिति विपक्षी दलों के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के बीच में शामिल बाजा की हो गई है, तो इसलिए मुझे कोई आधार नजर नहीं आता। ठीक है साबरा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। साबरा जी, इस बारे में भी गौर करना होगा ना कि बीजेपी के बजाय क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा नुकसान करते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी को उठाकर देख लें, चाहे दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका देख लें, सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का ही होता है। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी लड़ाई अस्तित्व को लेकर भी है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, सुधांशु जी ने अपने उत्तर के शुरुआत में उन्होंने तकरीबन ये तक कह दिया कि हर विभाग के अंदर, हर गांव के अंदर, पंचायत के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता है। यानी इस देश के डीएनए में कांग्रेस पार्टी जो है वो बसी हुई है। और हमने इस देश का इतिहास लिखा है। हमने हमेशा, जब हम गिरे भी हैं तो हम फिर उठ करके खड़े हुए, चाहे वो 77, 78 हो, 88 हो या फिर उसके बाद का दौर हो। हम अगर जब गिरे हैं, हमने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और ये एक ट्रांजिशन पीरियड कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का इतना बड़ा बवाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे देश को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिवाय और कोई नेता ही नहीं है इस देश का जो आज ये माहौल परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसी समय कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 10 साल उन्होंने देश को अच्छे से चलाया। जबकि वर्ल्ड की रिसेशन आई, उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की नींव को मजबूत रखा, इस देश की शान को बरकरार रखा। तो इस तरह से ये जो आपका अहंकार है सुधांशु जी, इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जनता देख रही है कि आप अहंकारी हो गए हो। आपने जितने वादे किए हैं, वादा खिलाफी की है। आपने लोगों के साथ में वादा खिलाफी करके पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा करके मुनाफाखोरी की है। तो ये मुनाफाखोरी, वादा खिलाफी, ये जनता भूलने वाली नहीं है। सुधांशु जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। नवल किशोर जी बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं कर पाए हैं, मैं उनके पास आऊंगी। सुधांशु जी, पहले आप जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे। वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल पर तो बात करने को तैयार ही नहीं होते आप लोग। इन्होंने बस एक ही, मैं उसमें भी बता देता हूं, एक पंक्ति कह दूं। इन्होंने एक बात अच्छी कही कि किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। अरे मानव, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं पता था। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब के पास गया, मैंने कहा कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं। उन्होंने, ये मनमोहन सिंह जी का बयान है, आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। बस यही आपकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण रहा। और पेट्रोल डीजल की बात में विनम्रता से गलत चलाया क्या? चरण सिंह साहब मनमोहन पूछना सिंह चाहता ने क्या हूं, देश क्या को आप गलत बता सकते चलाया? हैं कि इस समय विश्व में डॉक्टर जो मनमोहन G7 सिंह ने अगर इस देश की यानी अर्थव्यवस्था को सबसे बरकरार समृद्ध रखा, और सबसे नई शक्तिशाली 7 पॉलिसीज देश लाई, हैं, तो क्या उनमें वो गलत पेट्रोल की किया? स्थिति क्या है? क्या आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की नीतियों के बाद नहीं, में साहब, नरेंद्र मोदी जी ने उन नीतियों को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, मनमोहन सिंह जी ने गजब का नीतियां लाई थी। अरे पूरी नेहरू अर्थव्यवस्था के मॉडल को समाप्त कर दिया था, मगर आप नेहरू का गुणगान आज तक कर रहे हैं। 91 में अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन मॉडल वॉज डिस्कार्टेड। वो भारत के लिए कालबाय हो गया था, उससे नुकसान हो रहा था। नई अर्थव्यवस्था है, मगर आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो मनमोहन सिंह जी के कौन से अच्छे कार्य को आप स्वीकार करने को तैयार हैं? आप उनके जो एक्चुअल कार्य को मानते नहीं, एक्सीडेंटल वाले को मानने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जरा नवल किशोर जी के पास जाते हुए, नवल किशोर जी, मैं आ रही हूँ सापरा साहब, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या समस्या है? शिवानंद तिवारी किस समस्या का जिक्र कर रहे हैं? बिना कांग्रेस के कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? फिलहाल तो आपकी समस्या ये है, बात कुछ कही जाती है, समस्या कुछ है। ये आपके पत्रकारिता का ये समस्या है। सबसे आप भी ले आए सर्टिफिकेट, छपवा रहे हैं आजकल आप लोग गजब तरीके से। हाँ, बोल लीजिए। सर्टिफिकेट सुन लीजिए। देखिए, एक तो मौका देने में भी इतना कोताही करते हैं, और जब मौका देते हैं तब भी कर सकता हूँ। सुनिए पहले तब ना। देखिए, जो सवाल जो आपको और सुधांशु जी को परेशान करती है, मुख्य सवाल ये है कि जैसे बिहार भाजपा मुक्त हुआ है, वैसे ही देश भाजपा मुक्त होगा, उसका रास्ता तैयार हो गया है। तो यही समस्या भाजपा की है और उन चतुर पत्रकारों की है जो इस तरह के सवाल लेकर खड़ा होते हैं कि यहाँ पर लीडरशिप कौन होगा, कौन नेतागिरी करे। अरे यहाँ तो आप कांग्रेस के साथ हैं,
सुनिए, अब दिल्ली के लिए आप देखिए, कांग्रेस को आप साथ में कैसे- रखिएगा तो नीतीश कुमार को आगे कैसे करिएगा? राहुल और नीतीश कुमार में से एक को आपको चूज करना पड़ेगा ना नवल किशोर जी। कुछ तो सोचा होगा, बताइए देश को और बिहार को भी। क्या बिहार में महागठबंधन जिसमें 7 दल हैं, उसमें कांग्रेस भी है। आपको किसने और कहां और कैसे समझ में आया कि कांग्रेस हाथ में नहीं है? हमारे नेता और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं कि बिना कांग्रेस आप सवाल नहीं समझ पाए ना नवल किशोर जी। एक सेकंड, मेरा ये सवाल है कि दिल्ली के गद्दे के लिए नीतीश कुमार और राहुल गांधी में से कोई एक ही होगा ना? क्या तय किया है आप लोगों ने? चिंता कीजिए कि दिल्ली के गद्दी पे नरेंद्र मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनकी समस्या क्या है, इस पे चिंता कीजिए। क्यों संसदीय दल से आपको करने 2 की लोगों जरूरत को है, निकाल नवल दिया किशोर जाता जी। है, इस पर चिंतन कीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता ये है कि कैसे हम एजेंडा और भाजपा प्रोपेगेंडा करें। अब आपके पास जवाब नहीं, इधर उधर घुमा रहे हैं। पूछिए नीतीश कुमार राहुल गांधी में से कौन, तो इस पर जान ही रहे हैं आप। ठीक है सर, अब समझ में आ गया। अरे बात सुनिए पहले। अरे क्या बात सुनो, आप इधर उधर लेकर जा रहे हैं। मीडिया पर डिबेट करने के लिए थोड़ी ना बैठाए नवल किशोर जी। नीतीश कुमार पर और बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर 2024 पर बहस हो रही है, आप बैठकर यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। समय जाया मत कीजिए ना आज तक के दर्शकों का। आप ही केवल सर्टिफिकेट बांटिएगा कि नेता देश में केवल नरेंद्र मोदी है और उसके अलावा कोई नहीं है। अब प्रधानमंत्री तो मौजूदा वक्त में वही है, प्रधानमंत्री तो वही है। आपका नेता कौन होगा 24 के लिए, ये पूछ रही हूँ। विचित्र पत्रकारिता को त्याग दीजिए। फिर अब छोड़ दीजिए नवल किशोर जी। ये बैठकर यहाँ पर पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने के लिए ना आप लोगों को नहीं बुलाया जाता है नवल किशोर जी। सुनील सिंह जी, आपके पास आते हुए आप लोग को बड़ा फोन आ रहा था देश के अलग अलग हिस्सों से। नीतीश कुमार ने खुद ही कहा कि ये फोन कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं बीजेपी से हटने के बाद। अब फोन करने वाले तमाम नेता जब पहुंचते हैं पटना तो खुलकर समर्थन भी नहीं करते हैं। किस बात को लेकर हिचक है सुनील सिंह जी? नहीं, किसी बात को लेके किसी बात की हिचक नहीं है। माहौल तैयार है, देश चाहता है भाजपा मुक्त भारत। विपक्षी एकता का बिगुल बज चुका है और माननीय नीतीश कुमार जी को हमारी पार्टी के हम लोग की जन आकांक्षा है। मैं उसको आधिकारिक पार्टी का वक्तव्य के रूप में नहीं कहूं, जन आकांक्षा है कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के पर आसीन होंगे। वो झंडा फहराएंगे लाल किला पर। ये हमारी जन आकांक्षा की बात मैं कर रहा हूं। मैं कोई आधिकारिक पार्टी का बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाई नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारा थर्ड फ्रंट नहीं होगा। 16 सांसदों वाली पार्टी है जेडीयू। मेन फ्रंट से तात्पर्य है 16 सीटों वाली पार्टी है जेडीयू। 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कैसे लड़िएगा आप उस पार्टी से? मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को लेके वो जो रोष है, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी अलाइड नहीं है, तो उनकी ये फासिस्ट नीति, जनता में रोष। और कितना सीट कम करना है? 50 सीट कम करना है। 50 सीट तो मात्र 1-2 स्टेट से कम हो जाएंगी। बिहार का तो मैं कह दूं खाता नहीं खुलेगा अगर ऐसा रहा तो। और उनकी भाजपा का जो बाकी अन्य राज्यों में भी रोष है, तो 50 सीट कम होना तो ये एकदम दिख रहा है। अब आगे बात जो आपके मन में कौतूहल है कि कौन क्या बनेगा, तो सारी पत्ते आज नहीं खोले जाते, सब चरणबद्ध तरीके से होगा। कांग्रेस आएगा कि नहीं आएगा ये सब चिंता का विषय आप लोग का नहीं है। विपक्षी एकता अरे ये आपके चिंता का विषय है। आप लोग तो पूरा मतलब ठीक ठाक बैठे हुए हैं सुनील सिंह जी। पता नहीं नेताओं को क्या हो गया है। अपना काम आप ईमानदारी से करते तो यहाँ पर आकर नेताओं को मीडिया के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना पड़ता। सुनील सिंह जी, आप मान रहे हैं ना पीएम मटीरियल नीतीश कुमार को, तो राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी? ये सवाल पूछो तो फिर आप गोलमोल जवाब देने लगते हैं और कहते हैं इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। इंतजार में ही समय न चला जाए और फिर वो लोग 2019 की तरह 2019 में भी तो यही बातें कही जा रही थी। हालांकि दल अलग अलग थे, ये अलग बात है। चरण सिंह सापरा जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी लेते हुए उसके बाद सुधांशु जी सबके सवालों का जवाब देंगे। चाहे आरजेडी से पूछिए, चाहे जेडीयू से पूछिए, चाहे ममता बनर्जी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, कोई भी भाव देने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। फिर क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही सबसे योग्य हैं और जन आकांक्षा भी यही चाहती है कि वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएं। चित्रा जी, मेरे ख्याल से आप चर्चा करना चाह रही हैं कि किस चेहरे को भारत की जनता जो है वो वोट देगी। लेकिन भारत की जनता, मुझे लगता है 2024 का चुनाव जो है वो चेहरे पर नहीं होगा, वो जो पिछले 8 या 10 वर्षों का कार्यकाल है वो उस पर होगा कि किस तरह से झूठे वादे नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किए थे। फिर वो चाहे 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो,
15 लाख रुपए का वादा हो, या फिर जो हमारे देश की आंतरिक समस्याएं हैं, या फिर जो हमारे विदेशी बाउंड्री पर जो समस्या है, चाहे वो चीन की समस्या, पाकिस्तान की समस्या, ये सारा मूल्यांकन होगा। जिस तरह से जीएसटी लगा है खाने की चीज पर, पहनने की चीज पर, ओढ़ने की चीज पर, यानी हर गरीब आदमी की जो जीवन आवश्यक वस्तु है उसको महंगा किया गया है। देश को जानने का हक तो है ना कि मोदी के सामने कौन चर्चा होगी, राहुल गांधी का नाम पुख्ता तरीके से क्यों नहीं रख पाते हैं आप पर भी लोग? चर्चा होगी। सवाल पूछो, चेहरे का लेकर जाते हैं कहीं और। जिस तरह से महिला पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार कांग्रेस के पार्टी अंदर के नेता ही पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं रख पाते हैं सामने? चीजों को भारत की जनता देखेगी और चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने जुमले बोले, क्या योग्यता की कमी है? बोला है, और उस झूठ और लूट के खिलाफ में जनता वोट देगी। योग्यता की कमी है? कोई इतना पॉपुलर चेहरा है नहीं नरेंद्र मोदी के सामने, इसलिए आप कह रहे हैं कि चेहरे पर चुनाव नहीं होगा? अब बार बार ये बताना, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे वो कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे, आप क्यों नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी होंगे? क्यों गोल गोल घुमा दे रहे हैं? किस बात को लेकर आप लोगों के बीच डर की स्थिति? मैं तो कह रहा हूं कि श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन सबको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस डिस्कशन को, देश के नैरेटिव को चेहरे पर ले आए, लेकिन जो देश का गरीब आदिवासी है, जो गरीब दलित है, जो गरीब व्यक्ति है, जो नीचे के तबके का व्यक्ति है, जो देख रहा है कि मुझे इस सरकार की आसरे पर मुझे खाना मिल रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को ये खाना पीडीएस सिस्टम से दे रहे हैं, यानी देश का जो गरीबी रेखा से 23-24 करोड़ लोग नीचे आ गए हैं, उसकी भी तो मूल्यांकन होगा, उसकी भी तो चर्चा होगी। तो ये तमाम सारी चीजें, जिस तरह से देश को नुकसान हुआ है, इसके ऊपर चर्चा के बाद में ये चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन 2018 के बाद अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम छोड़ दें, उसके बाद कोई भी चुनाव आप लोग जीते नहीं है और बड़े राज्यों से आप लोगों का सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने विकट स्थिति है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव होगा, चेहरे पर चुनाव नहीं होगा 2024 का, और मुद्दे पर चुनाव होगा तो फिर बीजेपी की हार तय है। सुधांशु जी देखिए, मुद्दे की बात तो एक चरण सिंह छापरा जी के मुंह से भी स्वयं ही निकल गई कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। इस बुरे दौर में, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बुरा दौर था, जिसमें वर्ल्ड के सभी G7 कंट्रीज की अर्थव्यवस्था निगेटिव ग्रोथ रेट में थी, मैं चुनौती से कहता हूं कभी बताइए दुनिया में ऐसी स्थिति रही हो। आज वह स्थिति जब अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, आज जाके देख लीजिए फ्रांस और स्पेन में क्या है महंगाई की दर। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसकी श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने ये स्वीकार किया मुद्दे की बात, हमें बिल्कुल अच्छी ये बात लगी कि आपने स्वीकार किया कि मुद्दे में सबसे बेहतरीन काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी देश की हालत ये है कि जिस जहाज में, जिस समुद्र में हमारा जहाज चल रहा है, सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलट गए हैं, मगर हमारा बढ़िया ईमानदार तरीके से चला रहा है। एक करके आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मगर आपने देखिए अभी कितनी बढ़िया बात बोली आपने। इतना चित्रा जी इनसे कहा तब इनके मुंह से बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी जी का नाम निकला। अभी सुनील सिंह जी क्या बोले, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भाजपा को हटाने के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। मगर सुनील जी, बिगुल जानते कैसे बजा? आप लोगों का बाजा ऐसा बज रहा है, जो कहावत है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो इसमें सिर्फ शोर के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भारत के इतिहास की पहली बार ऐसी गठबंधन की सरकार बनी थी जब सभी दलों ने अपने को विलय कर दिया। बोलिए, सब लोग बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक एक करके सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए, किशोर जी से बात में आ रही हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप मेरी बात के चिन्ह उड़ा दीजिएगा। अपने टर्म का इंतजार करिए जैसे मैंने किया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं गठबंधन का सबसे बड़ा प्रयोग और सबसे गहरा प्रयोग, अरे सत्ता पक्ष की ओर से एकमात्र वही बैठे हुए हैं, तीन विरोधी चेहरे हैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। नवल किशोर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, देखिए, गठबंधन राजनीति का सबसे भारी प्रयोग, सबसे गहरा प्रयोग 1977 में हुआ, जब सभी दलों ने अपना अस्तित्व विलय कर दिया था। हमने भी अपनी पार्टी का विलय करके जनता पार्टी बनाई थी और वो भी नहीं चल पाई थी 2 साल।
जबकि उसमें सबसे बड़े हम ही घटक थे। उसके बावजूद जब टकराव हुई तो अटल जी ने उस गठबंधन के टूटने पर जो पंक्ति लिखी थी वो आज एकदम सही लगती है। उन्होंने कहा, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वही स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। ये सब अपने बन के बैठे हुए हैं, मगर कोई नहीं बता पा रहा है कि हमारे इस बारात का दूल्हा कौन होने वाला है। सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी पहुंचने तो दीजिए शहनाई, उसके बाद बताएंगे। इसीलिए यह प्रयोग भारत की राजनीति में अनेक बार असफल हो चुका है। और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इनमें से चुनौती से पूछता हूं, कोई पार्टी बताए जिसने मोदी जी ने जिस प्रकार की ग्रोथ रेट दिखाई है, जिस प्रकार की महंगाई पर नियंत्रण बताया, आपने तो किसी के दौरे हुकूमत में इससे कम रही हो महंगाई की दौर, तो बताइए। ठीक है, बताइए। नवल किशोर जी, मैं तीनों पूछता हूं, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में और जदयू और आरजेडी में, बताइए। अपराध, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी चीज में बताइए। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, इतना अच्छा काम किए कि किसी की बिल लाते हैं और 1 साल तक किसानों को सड़क पे रखते हैं, 700 किसान को जान से मार देते हैं और उसके बाद उसको वापस लेते हैं। उस किसान आंदोलन पे उनका एक मंत्री जो है, उनका बेटा गाड़ी चला देता है, उसका इस्तीफा नहीं ले पाते हैं। सचान जी का इस्तीफा नहीं ले पाते हैं और बिहार पे ज्ञान दे रहे हैं। जिस डिप्टी सीएम नीतीश जी के बदौलत रहे 15 साल, उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने तो खुद 2005 के बाद न विधानसभा न लोकसभा लड़ने की हिम्मत की। वो कह रहे हैं कि केसीआर अपने बेटी को नहीं जितवा पाए और विपक्षी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। पिछले दरवाजे से परजीवी राजनीति करने के माहिर आपके पूर्व डिप्टी सीएम और वहां से धक्का देकर बाहर भगाए गए। अभी कार्तिक सिंह की खबर सामने आई है नवल किशोर जी। अभी मतलब एक तरफ विधि मंत्री को हटाया गया, फिर गन्ना दिया गया, फिर गन्ना से भी इस्तीफा दे दिया गया, विधि मंत्री का इस्तीफा हो गया। अरे नवल किशोर जी, आपकी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकंड नवल किशोर जी, ये गीदड़ भपकी कहीं और दीजिएगा। मिस्टर नवल किशोर, ये गीदड़ भपकी कहीं और दीजिएगा। एक पत्रकार के सवाल का उसी तरह से सामना कीजिए कि आप एक सेकंड सर, नवल किशोर जी, मिस्टर नवल किशोर, क्यों हटाया विधि मंत्री को, क्यों हटाया नवल किशोर जी, क्यों हटाया? जो इस्तीफा, अरे इतनी बौखलाहट किस बात की है? कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया ना, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई ना। ये कैसा विधि मंत्री है कि 1 महीने के भीतर ही आप लोगों का ये हाल हो जाता है और यहाँ पर बैठकर आप एंकर को सिखा रहे हैं कि सवाल कैसे पूछना चाहिए। नवल किशोर जी, बिहार की जनता देख रही है, थोड़ा आराम से मिस्टर नवल किशोर। अरे इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा दिया ना, ठीक है। आप बताइए ना, बैठे हुए सर्टिफिकेट देने के लिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मिस्टर नवल किशोर, ठीक है ना। झूठ परोसने का क्या, पलट के अगर मैं सवाल पूछती, 2019 में कितनी सीटें जीती आपकी पार्टी ने? 2000 अच्छा कोई नहीं देखना चाहता, बहुत अच्छा हुआ आपने सर्टिफिकेट दे दिया। जिस चैनल पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं, देश का नंबर 1 शो है और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मिस्टर नवल किशोर। और एक पत्रकार से किस भाषा में सवाल जवाब करना चाहिए ये सीख कर आइए, और अगर तमीज नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है यहां पर बैठने की। जवाब दीजिए सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, बस अब एक लाइन में देखिए, 20 लाख नौकरियों का दावा करने वाली पार्टी के लोग अभी 2 कदम नहीं बता सकते कि 1 महीने में क्या किया, मगर इनके एक मंत्री की नौकरी चली गई। अब नवल किशोर जी से चूंकि चले गए, वरना मैं पूछना चाहता था। नवल किशोर जी, आप वापस आ गए, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जो है वो बड़े नेता हैं। नीतीश जी बड़े नेता हैं कि लालू जी? मतलब चचा बड़ा है कि ताऊ? चलो ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ताई तो लड़ सकती हैं। तो ये बताइए, चचा को देश का नेता होना चाहिए या ताई को? अब इसका जवाब दे दीजिए अभी, यानी मेरा इशारा राबड़ी देवी जी की तरफ से। बताइए कौन बड़ा नेता बिहार? नवल किशोर जी, आवाज आ रही है चचा या ताऊ? लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी? हाँ, नवल किशोर जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। सुनील सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। मैं पूछ रहा हूं कि मेरा प्रश्न आप मीडिया पे कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बिहार में बड़ा नेता कौन? लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश जी? चचा बड़ा या ताऊ? बताइए। बोलिए सुनील जी। चित्रा जी, पहले तो चित्रा जी, आपके निर्भीक पत्रकारिता के हम कायल हैं, आपका पूरा समर्थन करते हैं, किसी तरह का आप पर व्यक्तिगत आक्षेप का हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा देखिए क्यों भाजपा मुक्त भारत होगा। सुधांशु जी के वक्तव्य में, कथन में वो बातें छिपी हुई हैं। सुधांशु जी ने गठबंधन धर्म के
खिलाफ बोला, जबकि सच्चाई ये है कि गठबंधन आज की भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई है। जब भाजपा भी शासन में आई तो गठबंधन धर्म में थी, अब वो अहंकार में, फासिज्म में अपने गठबंधन धर्म की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां सच्चाई हैं। इन दो कारणों से उनका अहम झकता है और इन कारणों से वो नाश की तरफ अग्रसर है। जनता में तो रोष है ही। जो जनता की बात हम कर लें तो जो भी मामले में कह लें आप, जो भी मामले में कह लें, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, आप जो देख ले पूरा उनके अहम है। तो उनसे जनता, ये बात करते हैं 19 लाख नौकरियों की। भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल में देंगे, 8 वर्षों से हैं, 16 करोड़ पाइलअप कर गया है, उसका हिसाब दे दें। इन्होंने कहा था 15-15 लाख खाते में जाएंगे, जनता इंतजार कर रही है, क्या हुआ उसका? इन्हीं सब कारणों से राइटिंग ऑन द वॉल है। हम क्या करेंगे वो तो बात का, हम तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो नीतीश मॉडल है राज्य में सुशासन का, उसको हम पूरे देश में उसको शोकेसिंग करेंगे, वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन भाजपा के पास इन सब बातों का जवाब नहीं है। जल्दी से सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास आऊंगी। सापरा साहब जल्दी से सुधांशु जी एक लाइन, बस एक लाइन में। अरे सुनील जी, ये राजद वाले बोलते तो ठीक है, आप कैसे बोल गए 10 लाख नौकरी वाली बात? आप तो खुद सत्ता में थे भाई। नीतीश कुमार जी खुद बोल चुके हैं 10 लाख नौकरी नहीं मिल सकती, अब कहते हैं 20 लाख मिल सकती है। इसे कहते देखो सत्ता की लाचारी हो, जमाना बिगड़ा जाए, बदला जाए, 2 करोड़ और ये कुर्सी भी बलिहारी हो, जमाना बदला जाए। 2 करोड़ आपको तो नहीं बोलना चाहिए था, आपका तो वीडियो अवेलेबल है नीतीश कुमार जी का, आप पर इसीलिए जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी। 2 करोड़ प्रतिवर्ष। वो कह रहे हैं आप तो सत्ता में ही थे उस समय, सुनील सिंह जी, वर्ष में नौकरी देने का। हाँ, आप तो सत्ता में ही थे, अभी एक महीना भी नहीं हुआ। हुआ। हमारी बात छोड़िए, आप अपना जवाब दीजिए ना, आप तो कंटिन्यूअस सत्ता में हैं। चित्रा जी, जब गठबंधन में रह करके गठबंधन धर्म का लोग पालन नहीं करते हो और हर्डल रेस खेलते हो तो सुशासन को करने में कितनी कठिनाई हो रही होगी, ये कल्पना का विषय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था, 8 वर्ष में 16 करोड़ बकाया है, उसका वो हिसाब दे दे हमको। ठीक है, 15 मेरे पास वक्त कम है। सापरा जी के पास जाते हुए ये बड़ा दिलचस्प है, नहीं 16 करोड़ रोजगार। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? सापरा जी एक क्लोजिंग कमेंट, कितना दे दिया आपने 2024 के लिए? क्या है तैयारी? रहेंगे इनके साथ गठबंधन में या कांग्रेस की अपनी अलग लाइन होगी और कांग्रेस उतनी मजबूती से लड़ेगी? देखिए चित्रा जी, गठबंधन का स्वरूप जो है वो समय से आएगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 की लड़ाई जो है वो चेहरे पर नहीं होगी, चरित्र पर भी होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार को उखाड़ा, महाविकास आघाड़ी की सरकार, या फिर कर्नाटका या मध्य प्रदेश या उससे पहले अरुणाचल प्रदेश या उससे पहले गोवा की सरकारें किस तरह से इन्होंने पलटी है। 50 खोके सब कुछ होके ये जो नारे शुरू हुए हैं, और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर कमीशन खोरी चल रही है, 40% कमीशन और कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जिस मात्रा में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो चरित्र खराब इन्होंने किया है, राजनीति का एक स्वरूप इन्होंने खराब किया है, जहां पर डंडा चल रहा है, मसल और मनी पावर चल रही है, ये जनता के जहन में आ रहा है। जनता के जहन में ये तमाम बातें तो आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उस चेहरे के सामने विपक्ष की ओर से अगर साझा उम्मीदवार कोई भी निकल कर आता है तो वो कौन होगा? क्या वो नीतीश कुमार होंगे? क्या वो केसीआर होंगे? क्या वो अरविंद केजरीवाल होंगे? क्या वो ममता बनर्जी की फहरिस्त है ऐसे नेताओं की? ऐसे में उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा जो बढ़कर अब राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर दस्तक दे रही है, ऐसे में मजबूती से बीजेपी के सामने टक्कर ले पाना मुमकिन हो पाएगा? इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की क्या रहती है भूमिका, ये भी देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या नीतीश कुमार ने 2024 में पीएम पद की दावेदारी के लिए सियासी खेल शुरू कर दिया है? आपके जो जवाब मिले हैं, 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 33% लोगों का जवाब नहीं में है। अब 2024 के लिए सियासी खेल किस पलड़े पर रहता है भारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।